एशिया टाइम्स में आपका स्वागत है। मैं हूं डॉक्टर मुज़फ़्फ़र ग़ज़ाली। आज हमारे साथ एक ख़ास मेहमान हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब, जो वेलफेयर पार्टी ऑफ इंडिया के प्रेसिडेंट होने के साथ एक मशहूर सहाफ़ी हैं। हम उनसे बात करेंगे उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के पस मंज़र में और जानने की कोशिश करेंगे कि अंडर करंट क्या है। आइए मुलाकात कराते हैं डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब से। इलियास साहब, आप उत्तर प्रदेश को बहुत करीब से देख रहे हैं और अभी हमारी जहाँ तक इत्तला है 1,63,000 पोलिंग बूथ्स हैं। उनमें से 50,000 पोलिंग बूथ ऐसे हैं जहाँ मुसलमान ज़्यादा तादाद में हैं, 30% से ज़्यादा उनके वोट हैं। उन बूथ्स को कवर करने के लिए बीजेपी ने अपने दो कार्यकर्ता लगाए हैं, जो मुसलमानों के कम से कम एक कार्यकर्ता 15 वोट लाने की जिम्मेदारी दी गई है। तो आप क्या समझते हैं कि क्या इससे बीजेपी कुछ कामयाब होगी? देखिए, असल में उत्तर प्रदेश का इलेक्शन बहुत बड़ी अहमियत का हामिल है इस वक्त में। एक तरफ फ़िरक़ापरस्त और फस्ताई ताकतें हैं जो इक़्तिदार पे दोबारा काबिज़ होने की कोशिश कर रही है, और दूसरी तरफ बटी हुई सेकुलर सियासी पार्टियां हैं। ज़ाहिर है कि ये कोशिश इससे पहले भी होती रही कि सेकुलर सियासी पार्टियां वो एक प्लेटफॉर्म पर आ जाएँ, लेकिन इस बार ऐसा नहीं हो सका। तो ये अंदेशा था लोगों को, और अभी भी है, कि सेकुलर वोट तकसीम होगा और यही फस्ताई ताकतें फिर से इक़्तिदार में आ जाएगी। लेकिन जैसे जैसे हालात बदलते जा रहे हैं, हमें ऐसा लग रहा है कि उत्तर प्रदेश में भी मगरबी बंगाल रिपीट होने जा रहा है। और वहाँ भी सेकुलर वोट तकसीम नहीं होगा, बल्कि लोगों ने ये तय कर लिया है कि वो फस्ताई और फ़िरक़ापरस्त ताकतों से उत्तर प्रदेश को पाक करने के लिए वो किसके हक़ में वोट का इस्तेमाल करेंगे। तो ये एक सिचुएशन है, और ख़ास तौर से आम लोगों का ये ख्याल था कि चूँकि इस बार कुछ मुस्लिम बेस्ड पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मैदान में हैं और लोग ऐसा महसूस कर रहे थे कि मुसलमानों का वोट बुरी तरह तकसीम होगा और उनके हक़ में वोट जाएगा। हमारा फीडबैक है कि ऐसा नहीं हो रहा है। क्या मुसलमान बीजेपी को भी वोट देंगे? देखिए, मुसलमान बीजेपी को क्यों वोट देंगे? बीजेपी के 5 साल का पूरे कार्यकाल उठा के देख लीजिए, 7 साल का सेंट्रल गवर्नमेंट का कार्यकाल देखिए। पूरी हुकूमत ने और पूरी पार्टी ने सिर्फ एक कम्युनिटी को टारगेट किया है, और अभी भी उत्तर प्रदेश के इलेक्शन को वो बाइनरी बनाने की कोशिश कर रहे हैं। यानी वो उत्तर प्रदेश की जो बाइनरी उन्होंने बनाई है, वो हिंदू मुस्लिम में 80 वर्सेस 20 की पॉलिटिक्स वो कर रहे हैं। तो ऐसे वक्त में मुसलमान क्यों देगा बीजेपी वोट, और क्या खौफ की बुनियाद पे? देखिए, अभी चंद महीने पहले या चंद साल पहले पूरे मुल्क में शाहीन बाग की एक तहरीक चली जी, NTCA NRC की तहरीक चली। उस तहरीक में जिस क़ुव्वत के साथ नौजवानों ने और ख़वातीन ने हिस्सा लिया, उससे साफ ज़ाहिर है कि मुसलमान बीजेपी से खौफज़दा नहीं है। और क्यों हो गया खौफज़दा? तो इसलिए कि खौफ के दबाव में जाकर बीजेपी के हक़ में वोट दे दें, इसका कोई इम्कान नहीं जी। दूसरी एक बात ये भी बहुत मुश्तहर की जा रही है कि समाजवादी पार्टी मुसलमानों के साथ वो इंसाफ करने की पोजीशन में नहीं है। ख़ुद धर्म संसद पर भी उनकी तरफ से कोई बयान नहीं आया है। तो ऐसी सूरत में क्या मुसलमान समाजवादी पार्टी की तरफ जाएंगे, जबकि एक लीडर को स्टेज से धक्का दे दिया गया, और मेरठ मुजफ्फरनगर में जिस तरह टिकटों की तकसीम में ज़्यादती हुई, उसके लेकर जाटों ने काफ़ी विद्रोह भी किया। जबकि ये भी देखा गया है, ग्राउंड रियलिटी यह है कि जाट हमेशा बीजेपी के वोटर रहे हैं, और इस बार समाजवादी और रालोद ने गठबंधन किया है। तो क्या जाट और मुस्लिम कॉम्बिनेशन कुछ काम आएगा, या मुसलमान उससे कुछ मुतनफ़िर होंगे? देखिए, इंतखाबी सियासत में कई ऐसे फैक्टर्स होते हैं जिसका लिहाज रखना ज़रूरी होता है। बीजेपी ने पूरी कोशिश ये की थी कि मुसलमानों को अछूत बना दिया जाए, और कोई सियासी पार्टी अगर मुसलमानों का नाम लेती है तो उसके ऊपर में ये टैग लगा दिया जाए कि ये मुसलमानों को प्रमोट कर रही है, मुसलमानों के लिए आ रही है मैदान में। इससे सब सेकुलर पार्टियाँ मुतासर है। मसला सिर्फ समाजवादी पार्टी का नहीं है, जो कांग्रेस पार्टी है या दूसरी पार्टियाँ हैं, वो भी किसी हद तक के मुस्लिम इश्यूज़ के बारे में बोलते वक्त में वो खासा यानी कहना चाहिए चबाती है, अल्फाज को एहतियात करती है। ख़ुद मेरी अखिलेश यादव से 5 बार मुलाकातें हुई है, मैंने उनसे यही शिकायत की है
कि भाई आप ज़ाहिर है कि आपका जो अब तक का वोट बैंक रहा है उत्तर प्रदेश में वो यादव और मुसलमान थे, तो 7.5% यादव है और 20% मुसलमान है। और 20% मुसलमानों के नाम आप न लें, उनकी किसी इशू में बात ना करें, उसके बाद ये तवक्को रखें वो आपको वोट दे देगा, तो ये बात मुनासिब नहीं है। उनका कहना ये था कि देखिए बीजेपी हमको ये इस ट्रैप में लाने की कोशिश कर रही है और वो ये चाहती है कि हम पर ये टैग लगा दे कि हम मुसलमानों की ही बात करते हैं। तो हम जो है वो ज़ाहिर है कि मुसलमानों को नजरअंदाज करने का तो कुछ सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुसलमान भी इस मुल्क का एक बड़ा हिस्सा है और हमारी एक बड़ा वोट बैंक है, उसको कैसे हम नजरअंदाज कर सकते हैं। लेकिन इंतखाबी सियासत के अंदर कुछ चीज़ों को ऊपर लाना पड़ता है, कुछ चीज़ों को वक्ती तौर पर नीचे करना पड़ता है, तो ये हमारी मजबूरी है इस वक्त में। लेकिन मेरा अंदाज़ा ये है कि खुद मुसलमान इस बात को महसूस कर रहा है। देखिए मुसलमान के सामने सवाल ये नहीं है कि हमारी कौन सी पार्टी हमको वोट दे रही है, कौन सी पार्टी हमको अहमियत दे रही है, हमारे मसाइल कौन सी पार्टी डिस्कस कर रही है। इस वक्त तो ये समझते हैं कि सबसे बड़ा ख़तरा इस वक्त मुल्क के सामने वो फस्तायत का है, फ़िरक़ा परस्ती का है। वो अभी ख़ास तौर से अभी आपने देखा होगा कि चंद महीने यानी चंद दिन पहले ही उत्तराखंड में भी और उत्तर प्रदेश के दूसरे इलाकों में भी धर्म संसद के प्रोग्राम हुए और उसके खिलाफ उन्होंने खुलेआम जो है मुसलमानों की नस्ल कुशी की बात कही। उनके खिलाफ कोई कार्रवाई हुकूमत ने नहीं की। बमुश्किल तमाम 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, इतने सारे लोगों को छोड़ दिया गया, उन पर भी क्या धाराएं लगाई गई। यहाँ दिल्ली के अंदर ये सुदर्शन चैनल के उसने प्रोग्राम किया, हमने जाके अशोक चौहान के, हाँ सुदर्शन चौहान के ने, हमने उसके खिलाफ कंप्लेंट दी, पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। तो फिर हम कोर्ट में गए, कोर्ट ने उनको इंस्ट्रक्शन दिया। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये पूरी पस मंज़र अब मुसलमानों के सामने है, उनके सामने अपने सर्वाइवल का मसला है। वो जानते हैं कि बीजेपी अगर इक़्तिदार में आ जाएगी तो सीए एनआरसी के बारे में वो क्या करना चाहती है। वो जानते हैं कि बीजेपी इक़्तिदार में आ जाएगी तो मुसलमानों के खिलाफ इनकाउंटर बढ़ जाएंगे और आपके मॉब लिंचिंग के प्रोग्राम बढ़ जाएंगे, लव जिहाद का इशू खड़ा हो जाएगा, कन्वर्जन के इशूज़ उठाए जाएंगे, फेक तरीके से लोगों को फंसाने की कोशिश की जाएगी। तो ये सब देखते हुए उनके सामने सरदस्त ये सवाल नहीं है कि हमारी कोई नाम लेता है या नहीं लेता है, हमारी बात करता है या नहीं करता है। पहला मरला हमारे सामने यही है कि इन्हें फ़िरक़ा परस्त और फस्ताई ताकतों इक़्तिदार से बेदखल करना है जी। और इस वक्त वो बिल्कुल उस पर कॉन्सनट्रेटेड है और उनका तवज्जो बट नहीं रही है। इसके बावजूद भी कि उनकी शिकायतें बजा हैं, बरकरार हैं और सही है उनकी शिकायतें कि ये लोग उनका नाम नहीं ले रहे हैं। लेकिन बहरहाल इस वक्त में उन्हें अपने बारे में ज़्यादा फिक्र नहीं है, मुल्क के बारे में ज़्यादा फिक्र है, समाज के बारे में ज़्यादा फिक्र है और लार्जर इंटरेस्ट उनके सामने है। जी, एक सवाल ये इस वक्त आ रहा है कि असदुद्दीन ओवैसी और बहुजन समाज पार्टी, इन दो के ऊपर बीजेपी का काफ़ी ज़ोर है कि इन दोनों के उम्मीदवार ज़्यादा अच्छे तरीके से लड़ें, यानी मुसलमानों के वोट ये ज़्यादा ले लें तो उसका रास्ता साफ हो जाएगा। जैसे पश्चिमी उत्तर प्रदेश के अंदर 130 सीटें हैं, 130 सीट में 100 के करीब सीटें पिछली बार इनको मिली थी बीजेपी को और 30 या 38 सीटें समाजवादी पार्टी को मिली थी। इस बार भी उन्होंने ये कोशिश की है कि ये 2 पार्टियां अगर अच्छे से लड़ जाएं तो इनका काम बन सकता है। आप क्या समझते हैं कि क्या इनमें कुछ मुसलमानों का वोट बटेगा? क्योंकि 60% के करीब यानी 60 टिकट तकरीबन बहुजन समाज पार्टी ने दिए हैं मुसलमानों को और असदुद्दीन ओवैसी ने कितने दिए वो आपके सामने। तो क्या कुछ उम्मीद लगती है आपको कि इसमें कामयाब होगी बीजेपी? देखिए असल मसला ये है कि मैं मुसलमानों की बात भी करूँगा लेकिन पूरी और जो यूपी के अंदर पब्लिक का क्या परसेप्शन है उस पर भी गुफ्तगू करूँगा जी। देखिए मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि इस वक्त में असदुद्दीन ओवैसी कितनी ही सीटें खड़ी कर दें, बहुजन समाज पार्टी कितने ही मुसलमानों को खड़ा कर दें, मुसलमानों ने ये तय कर लिया है कि वो अपने वोटों को तकसीम नहीं होने देगी। जो पार्टी जिस पार्टी के जीतने के इम्कानात हैं या जिस कैंडिडेट के जीतने के इम्कानात हैं उनका पूरी ताकत और क़ुव्वत उन्हीं के हक़ में लगेगी। ठीक, एक बात। दूसरी बात ये कि अगर आप यूपी के मंजरनामे को सामने रखेंगे तो आपको ये नज़र आएगा और ख़ुद ओपिनियन पोल जितने भी आए हैं, चाहे गोदी मीडिया ने कराए हो या किसी ने भी करवाए हों, उन्होंने भी ये बता दिया साफ तौर पे कि लड़ाई बुनियादी तौर पे बीजेपी वर्सेस समाजवादी पार्टी जी। तो इसका मतलब साफ है कि अगर आप समाजवादी पार्टी के अलावा वोट देते हैं तो आपके वोट तकसीम होंगे। बिल्कुल, ये बात तो हर आदमी समझ रहा है, एक जाहिल भी समझ रहा है उत्तर प्रदेश के अंदर
कि अगर हमने समाजवादी पार्टी को छोड़ के किसी और के हक में अपना वोट दिया तो ये बीजेपी के लिए रास्ता हमवार करने वाली बात होगी। बिल्कुल। तो इस बार लोगों को इसकी यानी कोशिश नहीं है कि हमारी नुमाइंदगी असेंबली में बढ़ जाए या हमारे बारे में कोई गुफ्तगू करे तब हम उसके हक में वोट देंगे। इस बार तो वो चाहते हैं कि बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करना है, इसलिए हमें अपने वोटों को यकतरफा तौर पे उस पार्टी के हक में देना है जो पार्टी इक़्तिदार में आने की पोजीशन में है जी। तो इसलिए मेरा ज़ाती ख्याल ये कि ना तो असदुद्दीन अवैसी और ना ही बहुजन समाज पार्टी को मुसलमानों का कोई ख़ास वोट मिलेगा, एक बात। दूसरी बात देखिए, उत्तर प्रदेश के अंदर आप देख रहे हैं कि मगरबी उत्तर प्रदेश में ख़ास तौर से कि बीजेपी के प्रत्याशी जो इलेक्शन लड़ने वाले हैं उनको मारा जा रहा है, भगाया जा रहा है कॉन्स्टिट्यूंसी से। ये पब्लिक का ओवरऑल रिजल्टमेंट है। जो 5 साल इन्होंने हुकूमत की है, जिस तरह कोविड के केस को इन्होंने यानी टैकल किया है, बड़े पैमाने पर लाशें जो गंगा के अंदर बहती रही हैं, कोई क्रियाक्रम करने वाला नहीं है, ऑक्सीजन सप्लाई की वजह से कई लोग मर गए हैं, जो अनएम्प्लॉयमेंट पेंडेमिक की वजह से पैदा हुआ उसको इन्होंने टैकल नहीं किया, जो लोग माइग्रेंट वर्कर्स वहाँ से वापस लौटे हैं मुख्तलिफ रियासतों से उनके बारे में कोई फैसला नहीं किया, एक टेरर का माहौल पैदा कर रखा पूरे 5 साल तक के। तो ऐसे माहौल के अंदर हर आदमी इनसे बेजार है और कोई इनको दोबारा देखना नहीं चाहता है। इसके अलावा जो सरफटव्वल इन्होंने कास्ट बेसिस पे पैदा की है उत्तर प्रदेश के अंदर, ये जो मुस्लिम वर्सेस हिंदू करने की कोशिश कर रहे हैं, ये भी साफ ये दर्शाता है कि इस पार्टी के पास में कोई आइडियोलॉजी नहीं है पब्लिक को लेने के लिए। वो ऐसे मुद्दों पे, निगेटिव मुद्दों पे जा रही है, हिंदू मुस्लिम किया जाए, मंदिर मस्जिद का इशू किया जाए, कब्रिस्तान शमशान घाट का इशू किया जाए। ये इशू किसी पॉलिटिकल पार्टी के इशू हो सकते हैं क्या? जो असल रियल इशूज हैं, गुर्बत है, बेरोजगारी है, अनएम्प्लॉयमेंट है, भुखमरी है, आपके तिब्बी सहूलियात का मसला है, लॉ एंड ऑर्डर का सिचुएशन है, इस पर कोई बात ही नहीं कर रहे हैं। तो मेरा कहना सिर्फ ये है कि उत्तर प्रदेश का जो मंजरनामा सामने आ रहा है उसमें तो ऐसा लग रहा है कि अवाम का सपोर्ट नहीं है बीजेपी के पास में, और अवाम का एक बड़ा तबका जो है इस वक्त में समाजवादी पार्टी के साथ खड़ा हुआ है। अब एक और बात है, वो बात ये है असल में कि बाज़ मकामात के ऊपर में कुछ पार्टियां, दूसरी पार्टियां भी, मिसाल के तौर पर कांग्रेस पार्टी है, उसके भी अच्छे कैंडिडेट मौजूद हैं और वो अगर उनके हक में वोट पड़ता है तो वो भी डेमोक्रेसी को, हेल्दी डेमोक्रेसी के लिए फ़ायदेमंद होंगे। तो हमारा ख्याल ये है कि उत्तर प्रदेश के इंतखाबात के अंदर बाय एंड लार्ज समाजवादी पार्टी के हक में लोगों को सपोर्ट करना चाहिए और कुछ एक्सेप्शनल केसेस के अंदर कांग्रेस को भी उनको तरजीह देनी चाहिए। जी, मेरा आपसे ये भी सवाल है कि क्या उत्तर प्रदेश की अंदर जो भी नैरेटिव सेट होगा, जिस तरह की भी पॉलिटिक्स आएगी सामने, क्या वो मुल्की सतह पर असरअंदाज होगी? देखिए, उत्तर प्रदेश के इलेक्शन के बारे में आम तौर पे ये तासुर है कि उत्तर प्रदेश का 2022 का इलेक्शन 2024 की दिशा और दशा तय कर देगा। जी, अगर बीजेपी यहाँ से हारती है या उसकी सीटें बहुत कम हो जाती हैं तो इसका मतलब यह साफ है कि 24 का मंजरनामा इतना आसान नहीं होगा बीजेपी के लिए। तो ये इलेक्शन, देखिए, मसला सिर्फ उत्तर प्रदेश का नहीं है। अगर आप पंजाब को देखें, अगर आप गोवा को देखें, आप मणिपुर को देखें, उत्तराखंड को देखें, तो ये सिचुएशन तकरीबन हर रियासत में है। ये हो सकता है कि मणिपुर की सिचुएशन उत्तर प्रदेश से थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, गोवा की सिचुएशन थोड़ी सी मुख्तलिफ हो, लेकिन जहाँ तक उत्तराखंड का मामला है, पंजाब का मामला है और यूपी का मामला है, मुझे तो ऐसा ख्याल हो रहा है कि तीनों जगह पे बीजेपी बुरी तरह मुतासर होगी। जी, आखिर में आप क्या पैगाम उत्तर प्रदेश के अवाम को देना चाहेंगे? देखिए, उत्तर प्रदेश के अवाम के बारे में मेरी राय यह है कि बहुत मैच्योर्ड लोग हैं और बहुत सोच समझ के अपने उसका इस्तेमाल करते हैं। अलबत्ता एक बात है कि भाई देखिए, कास्ट बेस्ड डिवीज़न बहुत ज़्यादा है उत्तर प्रदेश के अंदर जी। लेकिन इस बार कम से कम बैकवर्ड तबकात के अंदर और मुसलमानों के अंदर में ये फीलिंग तो है कि बीजेपी को इक़्तिदार से बेदखल करना है जी। और ये मेरी उनसे गुजारिश यही होगी कि वो अपने वोटों को मुंतशिर न होने दें और ज़्यादा पोल करें। और ये इलेक्शन बुनियादी तौर पे हमें इस बुनियाद पर लड़ना है कि उत्तर प्रदेश में लोकतंत्र रहेगा या फासीवाद आएगा जी। ये तय करना है अवाम को। ये तय करना है कि रूल ऑफ लॉ रहेगा या लॉलेसनेस होगी जी। ये तय करना अवाम को कि यहाँ पे आपसी भाईचारा होगा या
नफरत और बुग़्ज़ इनाद का माहौल रहेगा। जी। ये तय करना है यहाँ के लोगों को कि यहाँ पर लोगों को रोज़गार मिलेगा या बेरोज़गारी और बढ़ेगी। ये तय करना है कि खुशहाली आएगी या गुर्बत बाकी रहेगी। जी। 5 साल जो कुछ उन्होंने देखा है, अगर वो इसी को कंटिन्यू करना चाहते हैं तो हम कुछ नहीं कह सकते। लेकिन अगर इसको बदलना चाहते हैं, वो चाहते हैं कि यहाँ फासीवाद ख़त्म हो, यहाँ लोकतंत्र आए, वो चाहते हैं गुर्बत ख़त्म हो, खुशहाली आए, वो चाहते हैं रूल ऑफ लॉ बाकी रहे, लॉलेसनेस ख़त्म हो, वो चाहते हैं जबर की, खौफ की, दबाव की हुकूमत ख़त्म हो और यहाँ पर एक डेमोक्रेटिक हुकूमत आए, तो मेरा ख्याल से उन्हें उसका फैसला करना चाहिए और अपने वोटों को तकसीम होने से रोकना चाहिए। जी, ये थे डॉक्टर कासिम रसूल इलियास साहब जिनसे हम बात कर रहे थे। और सवाल ये है कि उत्तर प्रदेश के लोग 2 में से किस को चुनते हैं, लोकतंत्र को या फासीवाद को।